सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज से हम लोग हमारा न्यू चैप्टर 5 द मैग्नेटिज्म एंड मेटल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये जो चैप्टर है लगभग चैप्टर फर्स्ट जैसा है। 50% जो पोर्शन है वो चैप्टर फर्स्ट के सिमिलर है। तो हम क्या करेंगे, हम चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक को भी इसके साथ कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि वहां पर कूलम्स लॉ है, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। तो यहाँ भी क्या है, कूलम द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेट्स। वहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। वहां पर हमने बात की थी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, कोएक्सियल पोजीशन। यहाँ पर भी हम बात करेंगे द मैग्नेटिक फील्ड एट कोएक्सियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो लगभग 50% पोर्शन सिमिलर है, तो हम उसके साथ अभी इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम मेनली इसके बारे में बात करने वाले हैं, मैग्नेट के बारे में और उसके मैग्नेटिज्म के बारे में। ठीक, फर्स्ट अवर टॉपिक इज मैग्नेट। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट इज अ दो सब्सटेंस विच हैज अ प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स। एग्जाम्पल कोबाल्ट, निकल, आयरन। इनको यदि वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, मैग्नेट। मैग्नेट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल एंड इट इज सस्पेंड फ्रीली। इट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यदि हम उसे फ्रीली लटका दें वायर के साथ तो वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ मैग्नेट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट? जो हमें नेचर से मिले, जो हमें अर्थ से मिले, कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। और जो मैन मेड मैग्नेट्स होते हैं जो हम लोगों ने बनाए उन्हें हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। मैग्नेटिक पोल्स, तो हम लोगों ने क्या देखा, यदि हम लोग एक बार मैग्नेट्स की बात करें, ये बार मैग्नेट है। ठीक है, तो ये हमने एक मैग्नेट ली और हमने हर जगह पर इसकी स्ट्रेंथ देखी, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को किस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हर एक पार्ट की स्ट्रेंथ हमने देखी। तो हमने देखा यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे थे जहां पर उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी। ठीक है, इन दो पॉइंट्स पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा थी, वो मैग्नेटिक मटेरियल को सबसे ज्यादा फोर्स से अप्लाई कर रहे थे। बाकी के यदि हम पार्ट्स की बात करें तो सभी की स्ट्रेंथ सेम है, मगर इन दो पॉइंट्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी, मैक्सिमम थी। ठीक है, और ये दो पॉइंट्स एकदम कॉर्नर में नहीं है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर है। तो इन दो पॉइंट्स को हमने क्या बोला, पोल्स। ठीक है, अब जब हम इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं फ्रीली, तो जो एंड ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होता है उसको हमने नाम दिया नॉर्थ पोल और दूसरे वाले को नाम दिया साउथ पोल। तो इस मैग्नेट के पास कितने पोल्स होते हैं, दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और पोल्स क्या होते हैं, पोल्स वो पॉइंट होता है मैग्नेट्स पर जहां पर मैग्नेट की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे हम मैग्नेट्स की। एग्जाम्पल जैसे मैग्नेट्स अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल्स, सिंपल प्रॉपर्टी है। सेकेंड, व्हेन इट इज सस्पेंडेड फ्रीली इट ऑलवेज अलाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। The third one and the main property, the north pole and south poles are always in pair. ठीक है, no isolated north pole and south pole exist। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम इसको बीच में से ब्रेक कर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग कर दें। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक साउथ पोल क्रिएट हो गया और यहाँ पर एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया। ठीक है, और ब्रेक करते जाएंगे तो नॉर्थ और साउथ पोल बनते जाएंगे, मगर हम इनको कभी भी मतलब एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल और साउथ पोल पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। और भी प्रॉपर्टीज हैं, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात करेंगे। तो हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है और मैग्नेट के पास दो पोल्स हैं। ये पोल्स कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर है। एक को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब कुछ डेफिनेशन की हम बात करेंगे। सो आवर फर्स्ट डेफिनेशन इज मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस?
द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स, दोनों पोल से होकर जाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे चार्जेस के बारे में होता था, यदि हम नॉर्थ पोल को मान लें पॉजिटिव चार्ज एंड साउथ पोल को मान लेते हैं हम नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एक्सिस या डायपोल एक्सिस। उसी तरीके से द लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लेंथ। So what is effective length? The length between the two poles, इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ। देखें अब यहाँ पर दो चीजें हैं, द लेंथ ऑफ अ मैग्नेट, ये टोटल मैग्नेट की लेंथ हो गई है, इसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या ये इफेक्टिव लेंथ है? बिल्कुल नहीं है। द लेंथ बिटवीन द टू पोल्स, इन दोनों पोल्स के बीच की डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो ये कौन सी लेंथ होगी, ये होगी ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ये वाली लेंथ कौन सी होगी, ये होगी इफेक्टिव लेंथ। और ये हमें समझ में आ रहा है कि इफेक्टिव लेंथ इज ऑलवेज लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ये कितनी होती है, द इफेक्टिव लेंथ इज 5/6 मल्टीप्लाई विथ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, तो इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट करना इजी है। हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, ठीक है, हम इसकी जो लेंथ मेजर करेंगे बाय आवर मीटर स्केल, वो क्या होगी, ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी। उस लेंथ को हम 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या आ जाएगी उसकी इफेक्टिव लेंथ। एग्जाम्पल, यदि हमारे पास एक मैग्नेट है जिसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 6 से 6 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 5। मतलब एक बार मैग्नेट जिसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, उसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। सो द नेक्स्ट डेफिनेशन इज पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, और उसको डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल m से। देखो मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, उसके ऊपर फोर्स लगाता है। अब अलग अलग मैग्नेट्स की ये जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग होगी। भाई कुछ मैग्नेट ज़्यादा फोर्स से किसी को अट्रैक्ट करेंगे और कुछ मैग्नेट कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस जो ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा हम क्या बोलेंगे, उसकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। अट्रैक्ट करने की जो प्रॉपर्टी, अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, मतलब उसके पोल की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर मीटर। द यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। Okay, so next definition is magnetic poles. What is magnetic poles? An arrangement of two equal and opposite poles separated by a very small distance. ठीक है, टू इक्वल मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दोनों की जो पोल स्ट्रेंथ है वो सेम है। वन इज नॉर्थ, अनदर वन इज साउथ एंड प्लेस वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास में रखे हुए हैं। इनके बीच की डिस्टेंस हम कितनी मान लेते हैं, 2L। जैसे हमने चार्जेस के केस में माना था कि एक चार्ज होता था -Q + Q और उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती थी, बहुत कम होती थी, तो इसे हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी तरीके से यहाँ पर भी इस डायपोल को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डायपोल। और यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते थे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P, the magnitude of either charge multiply with perpendicular distance between the charge is called electric dipole moment। उसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, magnetic dipole moment। What is magnetic dipole moment? Denoted by capital M। magnetic dipole moment, magnetic dipole moment is denoted by capital M। Okay, so magnetic dipole moment is magnitude of any pole strength, that means M, multiply with perpendicular distance between the poles is 2L, is called magnetic dipole moment। Same
ठीक है। देन डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। उसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ पोल, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, साउथ टू नॉर्थ। तो जैसे हम लोगों ने वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट देखा था, यहां पर हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में क्या बात की थी, द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट इज फ्री टू मूव इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, उसी तरीके से यदि हम यहाँ पर बात करें, यदि हमारे पास एक मैग्नेट है, ओके, जिसके पास दो पोल्स हैं, साउथ पोल्स और नॉर्थ पोल्स, और यहाँ पर हम एक यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम करेंगे। जैसे वहाँ पर हमने क्या रखा था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल। ठीक है, दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमारे पास होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हमारे पास एक सिंगल, एक आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मगर यूनिट नॉर्थ पोल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक यूनिट नॉर्थ पोल है, एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा, ये नॉर्थ पोल इसको फोर्स लगाएगा, रेपेल करेगा तो ये इससे दूर जाएगा, मगर ये क्या कर रहा है, साउथ पोल इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से मूव करना है। इफ दिस नॉर्थ पोल इज एबल टू मूव, तो ये नॉर्थ इससे दूर जाकर इस साउथ के पास आएगा। ठीक है, तो यदि हम देखें कि यदि जिस रास्ते पर ये मूव करेगा वो पाथ कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ये इसे हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और एक सबसे खास बात, ये साउथ से वापस मैग्नेट के अंदर होता हुआ वापस कहाँ आएगी, नॉर्थ पर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल outside the magnet, and inside the magnet the direction of magnetic field, the direction of magnetic lines is south to north। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, मतलब दे फॉर्म क्लोज कर्व। जबकि इलेक्ट्रिक लाइंस में क्या था, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड इनटू द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब वहां पे क्लोज कर्व नहीं था, मगर यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पर आ रहा है और साउथ से वापस नॉर्थ पर आ रहा है, मतलब ये क्लोज कर्व बना रहा है। ठीक है, उसी तरीके से कई सारी मैग्नेटिक लाइंस हो सकती हैं। यदि हम यूनिट नॉर्थ पोल को यहाँ पर रखें तो कुछ इस रास्ते पर चलेगा वो, ठीक है, उसी तरीके से कई सारी मैग्नेटिक लाइंस हम बना सकते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस, ओके, ठीक है। सो व्हाट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, द पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट नॉर्थ पोल इन एन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, फर्स्ट, मैग्नेटिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल and end into the south pole outside the magnet, and inside the magnet it from south to north, means they make a closed curve। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। देखो, जैसा हम लोगों ने वहाँ इलेक्ट्रिक के केस में भी देखा था, वहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज होता था, एक नेगेटिव चार्ज होता था। ठीक है, नेगेटिव चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और किसी पॉइंट पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यदि उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट हमें देखना है, उसकी डायरेक्शन देखना है, तो हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक लाइंस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर भी है, साउथ पोल अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, नॉर्थ पोल अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और यदि हम किसी भी पॉइंट पर देखें, यदि इस पॉइंट पर देखें तो इस पॉइंट पर साउथ ने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, नॉर्थ ने भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। सो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ठीक है, और ये होगी डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या प्रॉपर्टी हुई है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जैसे मान लो हमें इस पॉइंट पर डायरेक्शन फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे।
ये, तो ये डायरेक्शन होगी रिजल्टेंट। साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, उन दोनों के रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ये हम टेंजेंट से पता कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वन इज अ सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिमिलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस, टू मैग्नेटिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? यदि दो मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो उससे क्या होगा, जैसे मान लो ये एक मैग्नेटिक लाइन है और ये एक मैग्नेटिक लाइन है, इन दोनों ने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो मैंने तुम लोगों से पूछा कि इस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो तुम लोग क्या करोगे, यहाँ इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। कुछ लोग इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे और कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ठीक है। तो दोनों ही टेंजेंट सही है, तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए मैग्नेटिक लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देन there are two type of magnetic field, uniform magnetic field and non-uniform magnetic field, ठीक है। तो कितने टाइप की मैग्नेटिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। हम उसको मैग्नेटिक लाइंस देख के बता सकते हैं। देखिए, यदि मैग्नेटिक लाइंस है पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस, पैरेलल है और इक्वल डिस्टेंस पर है, तो इसे हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, सेम है। मगर कुछ इस जगह का होता, कुछ ऐसा होता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैग्नेटिक लाइंस यदि पास पास है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहां पर मैग्नेटिक लाइंस दूर दूर होती है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती है। तो इस फील्ड में यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा, और धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो एक प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर और मिली, इफ द मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोजर where the magnetic field is strong and if the magnetic lines are rare, दूर दूर होती है, their magnetic field is very weak, ओके। तो ये हम लोगों ने मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा, मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी, कुछ हमने डेफिनेशन देखी, और हमने बात की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में, ठीक है। ये सारी की सारी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी देखा था, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बात की थी द फोर्स बिटवीन द टू चार्ज बाय कूलम्स लॉ, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर हम बात करेंगे द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स, दो पोल्स के बीच में कितना फोर्स होगा, और ये हम किससे करेंगे, कूलम फोर्स से, कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ से, ओके। तो यहाँ भी हम लोग क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक पोल्स। तो ये हम कैसे करेंगे, बाय यूजिंग द कूलम इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हमने यहाँ पे क्या अज्यूम किया है, देयर आर टू पोल्स ए एंड बी whose pole strength is m1 and m2 respectively, placed at a distance d in air or vacuum, ठीक है। then according to Coulomb inverse square law, the force of attraction or repulsion between them is directly proportional to the product of their magnitude of pole strength and inversely proportional to the square of distance between them। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में भी पढ़ा था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सेम यहाँ पर भी है, ठीक है। फिर हम इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, ओके। देन F इक्वल्स टू कांस्टेंट m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। फिर यहाँ पर k की वैल्यू कितनी होगी, वहाँ पर हम k की वैल्यू लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। वेयर इज म्यू नॉट, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10 टू द पावर -7। एंड व्हाट इज म्यू नॉट, इज परमिएबिलिटी ऑफ अ एयर और वैक्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर न्यूटन। ये किस मीडियम की बात कर रहे हैं हम लोग? एयर की, ठीक है, एयर और वैक्यूम की। यदि मीडियम कोई दूसरा ही हो तब क्या होगा? देन फोर्स इक्वल्स टू म्यू अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये किसी भी मीडियम की बात कर रहे हैं तो उस मीडियम का हम लोगों ने परमिबिलिटी कितनी मानी है? यहाँ पर म्यू है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे हम लोग, रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है। हम किसी भी मीडियम की परमिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी डिनोटेड बाय म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो हम किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी को चेक करेंगे एज कंपेयर टू परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। हमने स्टैंडर्ड किसको बनाया हुआ है? वैक्यूम को मान लिया। अब किसी दूसरे मीडियम की परमिएबिलिटी वैक्यूम के कंपैरिजन में कितनी है उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं वैक्यूम की परमिएबिलिटी है 1 और एक मीडियम है वाटर, तो उसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी कितनी है? 10 है। इसका मतलब क्या हुआ? द परमिएबिलिटी ऑफ वाटर इज 10 टाइम्स ग्रेटर देन परमिएबिलिटी ऑफ एयर, ठीक है। एयर की परमिएबिलिटी से 10 टाइम्स ज्यादा है। तो हम उसको कैसे लिखते हैं? द रिलेटिव परमिएबिलिटी इज म्यू अपॉन परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम टू द परमिएबिलिटी ऑफ एयर, क्योंकि हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? एयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से म्यू इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू नॉट म्यू आर, और इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। सो व्हाट इज एफ? एफ इक्वल्स टू म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला आ गया किसी भी मीडियम के लिए, ठीक है। अब किसी भी मीडियम में मैग्नेट्स रखे हुए हैं, पोल्स रखे हुए हैं, उनके बीच में हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने मैग्नेट्स के बारे में बात की, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात की और कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, और एक्सियल पोजीशन और कोएक्सियल पोजीशन में हम मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।